बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमने पूर्व में 2 भागों पढ़ लिया है, जिसमें एमसीक्यूज को देखा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। तो चलिए बच्चों देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है बच्चों, यदि cos थीटा बराबर 3/5 हो तो सेक थीटा का मान होगा। अब आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, cos थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, अर्थात सेक थीटा का अगर मान पूछा है तो ये 5/3 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा खाली स्थान में 5/3। अगला प्रश्न है, समीकरण 3x बराबर 9 में x का मान होगा। यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे 9/3 और 9 को 3 से भाग देंगे बच्चों, तो हमको खाली स्थान में मिलेगा 3। बहुपद x² + 3x + 2 में बहुपद का घात खाली स्थान होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुपद का घात पूछा है। बहुपद घात मतलब यहाँ पर देखेंगे x² 3x2 में x का सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, तो खाली स्थान में हो जाएगा हमारा 2। बहुपद घात होगा बच्चों 2। अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण 30 अंश और 60 अंश के हैं तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। क्योंकि हमको मालूम बच्चों के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 में 60 और 30 90 घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वो इसका सही आंसर होगा, अर्थात यहाँ पर हमको मिल जाएगा 90 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है बच्चों 360 अंश। बहुपद x² + 3x + 2 में बहुपद की घात है। यहाँ इससे ये प्रश्न रिपीट हुआ है बच्चों, इससे पहले भी हमने इस प्रश्न को पढ़ा था। यहाँ पर आएगा 2, कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। समीकरण में 2x बराबर 4 है, 2x बराबर 4 में x का मान होगा, तो 2x बराबर 4 में 4 को 2 से हम भाग कर देंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वही x का मान होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि tan थीटा बराबर 1/3, tan थीटा बराबर 1/3 तो cot थीटा बराबर खाली स्थान होगा। तो cot थीटा का मान क्या होगा बच्चों, tan का अपोजिट होता है, तो cot थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, करनी 3 हो जाएगा। करनी 3/1 अर्थात करनी 3 होगा। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण 30 अंश और 60 अंश के हैं तो तीसरे कोण का मान क्या होगा, 60 और 30 90 तो 180 में घटा देंगे हमको 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, चतुर्भुज के चारों कोणों का खाली स्थान होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का होता है 360 अंश। अभी आपने इससे पहले देखा था, चतुर्भुज के चारों कोणों का होता है बच्चों 360 अंश। अगला प्रश्न है, बहुपद 3x घात 3 ऋण 2x वर्ग धन 5x ऋण 7 में अचर पद यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमको मालूम करना है, तो जिसमें x नहीं है अर्थात जिसके गुणांक में x है x नहीं है वही अचर पद कहलाएगा, अर्थात 7 क्या होगा बच्चों, 7 यहाँ पर क्या है, अचर पद है। अगला खाली स्थान है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 अंश का होता है। यदि cos थीटा बराबर 3/5 हो तो sec थीटा cos का जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बच्चों sec थीटा बच्चों cos इनवर्स थीटा होता है, अर्थात इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर हो जाएगा 5/3, क्या होगा बच्चों, 5/3 हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खाली स्थान होते हैं, समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम खाली स्थान में बराबर होते हैं। अगला है, समीकरण 3x बराबर 9 में x का मान खाली स्थान होगा, तो 9 को 3 से भाग कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 3। यदि किसी बहुपद की घात 1 हो, बहुपद की घात क्या हो बच्चों, 1 हो, तो उसे हम खाली स्थान बहुपद कहते हैं। ध्यान समझिएगा, बहुपद का घात 1 होने पर उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, उसे बोलेंगे बच्चों रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे बच्चों, रैखिक बहुपद। अगला है आपका समीकरण x धन 5 बराबर 7 है, तो यहाँ पर x मान क्या होगा, तो 7 में 5 घटा देंगे आपको मिल जाएगा 2, तो खाली स्थान में आ जाएगा 2। साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो कोसेक थीटा, कोसेक का अपोजिट साइन थीटा बराबर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 5/4। अगला खाली स्थान है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खाली स्थान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है 180 अंश। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से बने 2 त्रिभुज सदैव, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से बने 2 त्रिभुज सदैव क्या होते हैं बच्चों, तो सदैव क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा समान होते हैं। अगला खाली स्थान है बच्चों, वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 सूत्र हैं। वैदिक गणित में खाली स्थान उपसूत्र है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 13 उपसूत्र होते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट खाली स्थान है। वैदिक गणित में 16 सूत्र होते हैं और 13 उपसूत्र होते हैं। आकाश तथा शून्य के लिए खाली स्थान शब्द का प्रयोग होता था। आकाश तथा शून्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता था वैदिक गणित में बच्चों, खम। किसके लिए प्रयोग होता था, खम का प्रयोग होता था। तलक्षणा शब्द खाली स्थान संख्या हेतु प्रयोग होता था। तलक्षण शब्द यहाँ पर हो जाएगा 10 का घात 53, 53, 10 घात 53, 53 संख्या हेतु प्रयोग होता था। खाली स्थान को ही अव्यक्त गणित कहा जाता है, खाली स्थान को अव्यक्त गणित कहा जाता है। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों बीज गणित, बीज गणित को ही अव्यक्त गणित कहा जाता था। वर्णांक पद्धति का प्रयोग खाली स्थान गणितज्ञ ने अपने खाली स्थान ग्रंथ में किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आर्यभट्ट। गणितज्ञ कौन था, आर्यभट्ट था, और उसके ग्रंथ का नाम था आर्यभट्टी। क्या था बच्चों, आर्यभट्टी। उस ग्रंथ का नाम था आर्यभट्टी, उस ग्रंथ में उन्होंने उसका प्रयोग किया था। अगला है, गणना के लिए प्रयुक्त संख्याएं खाली स्थान संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर उत्तर आएगा प्राकृत संख्याएं। गणना के लिए जो हम प्रयोग करते हैं बच्चों, उन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। संख्या खाली स्थान परिमेय संख्या हेतु गुण समक है संख्या 1।
संख्या एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणनखंड कहलाता है। करड़ी 3 एक खाली स्थान संख्या है। अगला है करड़ी 3 एक खाली स्थान संख्या है। तो करड़ी 3 एक खाली स्थान संख्या बच्चों आपको बताना है परिमेय है अपरिमेय है कैसी संख्या है। तो करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहलाएगा बच्चों यहाँ पर? अपरिमेय संख्या है। ए ऋण करड़ी बी का परिमेयकारी गुणक। इसका परिमेयकारी गुणक क्या होता है बच्चों? चिन्ह को बदल के गुणा कर देते हैं, आप सब जानते हैं। अर्थात ऋण में है तो ये हो जाएगा धन में, अर्थात ए प्लस ऋण बी। कोई दो संख्याएं जिनका योग खाली स्थान हो एक दूसरे के योगात्मक विलोम कहलाते हैं। कोई दो संख्याएं जिनका योग खाली स्थान हो एक दूसरे के योगात्मक विलोम कहलाते हैं। आपको बताना है इसका क्या आना चाहिए। इसका सही आंसर होगा शून्य। क्या होगा बच्चों? शून्य, क्योंकि दो संख्याएं उनके विलोम को जोड़ देने, एक संख्या के साथ उसके विलोम को अगर जोड़ दे तो उसका मान शून्य प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा 0 0। अगला बच्चों कुछ घातांक के महत्वपूर्ण नियमों पर आधारित है। यहाँ पर दिया हुआ सबसे पहले 1/5 गुणित 1/3 बराबर खाली स्थान। अब यहाँ गुणा होने से घातांक जुड़ जाता है तो 5 में 3 घट जाएगा यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्राप्त होगा। एम का घात x है, बाहर जेड है, इसका मान हो जाएगा एम का घात x इंटू जेड, एक से गुणा जेड। यहाँ पर 1 का घात 9 बटे 1 का घात 5 है तो 9 में 5 घटा देंगे क्योंकि भाग उसका घातांक घट जाता है बच्चों। 9 में 5 घटाइए तो इसका आंसर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4, 1 का घात 4। यहाँ पर दिया हुआ है संख्या 0.00723 का मानक रूप खाली स्थान होगा। तो इसका मानक रूप क्या होगा बच्चों? 7.23 गुणा 10 का घात ऋण 4। एक संख्या करड़ी कहलाती है यदि वह एक खाली स्थान संख्या हो। तो कौन सी संख्या होने पर वह करड़ी कहलाती है बच्चों? एक संख्या करड़ी कहलाती है यदि वह खाली स्थान संख्या हो। इसका सही आंसर आएगा अपरिमेय। क्या आएगा बच्चों? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या होने पर वह एक करड़ी कहलाती है। अगला खाली स्थान है बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का खाली स्थान कहते हैं। तो उस बहुपद का कहते हैं बच्चों यहाँ पर हो जाएगा घात। क्या कहते हैं? उस बहुपद का घात कहते हैं। अगला खाली स्थान है यदि किसी बहुपद की घात 1 हो, किसी बहुपद की घात 1 हो तो उसे हम खाली स्थान बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा खाली स्थान में रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। चर के उस मान को जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है बहुपद कहलाता है, शून्य कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शून्यक। क्या कर लिखेंगे हम? शून्य कहते हैं। बहुपद में 3x घात 3 ऋण 2x घात 2 धन 5x ऋण 7 में अचर पद है। तो अचर पद क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 7 अर्थात -7। जिस बहुपद में दो पद हो उसे खाली स्थान बहुपद कहते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों। द्विपदी क्या कहेंगे बच्चों? द्विपदी बहुपद कहते हैं। बहुपद x² + 3x + 2 में बहुपद की घात। यहाँ पर बहुपद की घात तो देखेंगे इस लाइन में सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। उधार लिया गया धन जिस पर ब्याज लिया जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं या खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा खाली स्थान में बच्चों मूलधन। क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर मूलधन कहलाता है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही है तब समय खाली स्थान गुना हो जाएगा। तो समय यहाँ पर हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगला खाली स्थान है जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही हो। जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही हो तो दर को खाली स्थान गुना लिया जाएगा। यहाँ ध्यान ये रखना है बच्चों की यहाँ पर तिमाही हो रहा है, गणना अगर तिमाही हो रहा है तो उसको दर को हम ले लेंगे 2 गुना। कितना ले लेंगे बच्चों? 2 गुना लिया जाएगा। या हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही हो तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा 1/4। 1/4 क्योंकि तिमाही साल में 4 बार आता है तो 4 से भाग कर देंगे तो 1/4 गुना लिया जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 लेंगे 1/4 गुना। अगला लिखा हुआ है बच्चों खाली स्थान में वह धनराशि जो ग्राहक द्वारा किसी वस्तु को खरीदते समय उसके मूल्य की आंशिक भुगतान के रूप में की जाती है, खाली स्थान कहलाती है। एक बार सुन लेंगे बच्चों। वह धनराशि जो ग्राहक द्वारा किसी वस्तु को खरीदते समय उसके मूल्य के आंशिक भुगतान के रूप में की जाती है, खाली स्थान कहलाती है। यहाँ पर लिखेंगे तत्काल नगद भुगतान। खाली स्थान में आ जाएगा बच्चों तत्काल नगद भुगतान। क्या लिखेंगे खाली स्थान में? तत्काल नगद भुगतान कहलाती है। यदि एक पंखे का नगद मूल्य 5,000 रुपये और तत्काल नगद भुगतान 1,500 रुपये है तो पहली किस्त का मूलधन क्या होना चाहिए? तो पहली किस्त का मूलधन क्या होगा बच्चों? 3500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 5,000 में 1,500 घटा देंगे हमको मिल जाएगा 3500 रुपये। तो 3500 रुपये पहली किस्त हो जाएगी, पहली किस्त का मूलधन हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, खाली स्थान कहलाता है। तो समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कोण समकोण होता है तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। अगला खाली स्थान है बच्चों वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के
दोनों युग्म समांतर होते हैं, समभुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, खालिस्तान चतुर्भुज कहलाते हैं। तो खालिस्तान चतुर्भुज कहलाएगा बच्चों यहाँ पर समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। यहाँ लिख देंगे हम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खालिस्तान होते हैं तो समान होते हैं अर्थात बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे खालिस्तान में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं तो निश्चित रूप से सरल है बच्चों, यहाँ पर समझ गए होंगे। एक दूसरे को करते हैं समद्विभाजित। क्या करते हैं बच्चों? समद्विभाजित, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब और तुल्य है तो वह खालिस्तान होगा, तो वह होगा वर्ग। क्या होगा बच्चों? वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से बने दो त्रिभुज सदैव खालिस्तान होते हैं तो सदैव बराबर होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बराबर होते हैं। दर्पण पर बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब खालिस्तान आकृतियां होती है। एक बार और सुन लेंगे। दर्पण पर बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब खालिस्तान आकृतियां होती है तो यहाँ पर लिखेंगे हम सममित आकृतियां होती है। क्या होती है बच्चों? सममित आकृतियां होती है। सममित त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, सममित त्रिभुज खालिस्तान होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सममित त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सर्वांग सम। तो यहाँ पर लिखेंगे खालिस्तान में सर्वांग सम होते हैं। अगला है वृत्त के सममित अक्षों की संख्या खालिस्तान होती है। वृत्त के या वृत्त में सममित अक्षों की संख्या खालिस्तान होती है। यहाँ बहुत सारे होते हैं वृत्त में अर्थात अनंत होती है, लिख सकते हैं। अगला है विषम बाहु त्रिभुज के सममित अक्षों की संख्या खालिस्तान होती है। विषम बाहु, ध्यान ये रखना है, विषम बाहु त्रिभुज है तो उसमें सममित अक्षों की संख्या एक भी नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे खालिस्तान में एक भी नहीं होती है। वर्ग के खालिस्तान सममित अक्ष होते हैं, वर्ग के खालिस्तान सममित अक्ष होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों वर्ग कितने सममित अक्ष होते हैं? 4। क्या लिख देंगे यहाँ पर? खालिस्तान में 4 सममित अक्ष होते हैं। यदि सर्वसमान आकृति में दृढ़ परिवर्तन किया जाता है तो उनकी खालिस्तान बनी रहती है सर्वांग समता। क्या बनी रहती है बच्चों? यहाँ पर सर्वांग समता बनी रहती है। तो खालिस्तान में आ जाएगा सर्वांग समता। खालिस्तान के लिए दिशा और दूरी तय करना आवश्यक है। यहाँ पर लिखेंगे स्थानांतरण के लिए दिशा और दूरी तय करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। घुमाव के लिए घुमाव का खालिस्तान कोण और दिशा का ज्ञान आवश्यक है। केंद्रीय कोण का ज्ञान और दिशा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। परावर्तन की रेखा से वास्तविक आकृति एवं परावर्तित आकृति, ध्यान समझेंगे, परावर्तन की रेखा से वास्तविक आकृति एवं परावर्तित आकृति खालिस्तान दूरी पर होती है। कौन सी दूरी पर होती है बच्चों? समान दूरी पर होती है। ये हमेशा समान दूरी पर होती है। अगला है किसी मूल आकृति को बिना खाली स्थान छोड़े या एक दूसरे पर रखे दोहराते हुए व्यवस्थित करना खालिस्तान पैटर्न कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे खचित पैटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? खचित पैटर्न कहलाता है। अगला है बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर खालिस्तान। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान हमेशा 22/7 होता है और आर यहाँ पर क्या है? त्रिज्या से है। अगला है घनाभ का आयतन बराबर खालिस्तान होता है। तो घनाभ का आयतन होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यदि ए लंबाई है, बी चौड़ाई है, सी ऊंचाई है तो इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अर्थात ए गुणित बी गुणित सी। ये हो जाएगा उसका आयतन का सूत्र। बच्चों इसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जो रिक्त स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स है समाप्त होता है। इतने फिल इन द ब्लैंक्स हमने पढ़े, लगभग 65 हमने खालिस्तान को देखा बच्चों, जो अति महत्वपूर्ण है। आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।